नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 ख़बरों पर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि यूएई से 2 अरब रुपए का एक तरह से तोहफ़ा मिला पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद और खुशखबर सी बात है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही आज वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया फ़लाँ मिनिस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और फ़लाँ मुलाज़मतें ख़त्म हो रही हैं। इस पर कुछ राय का इजहार करेंगे, ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है। और थोड़ा सा आखिर में ज़िक्र करेंगे उस इदारे का जो कि कभी कौमी असासा था, कौमी विरसा था, कौमी तौर पर तहज़ीब और तमद्दुन का पैगंबर था, पीटीवी। अब उसका क्या हाल हो गया है और उसके एम्प्लॉइज़ सैलरियों के लिए तड़प रहे हैं, पेंशनर पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। तो ये सब कुछ वो इदारा कैसे तबाह हुआ और इस इदारे को रिवाइव कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आप तक फौरी तौर पे पहुंचती रहे। यूएई के फरमानरवा शेख ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि 2 अरब रुपया जो पाकिस्तान ने देना था वो पाकिस्तानी बैंकों से निकाला नहीं और उन्होंने उसको रोल ओवर कर दिया, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब साल शुरू हुआ था, सबसे बड़ी खबर ये होती थी कि आईएमएफ हमें $1 अरब देगा कि नहीं होगा। ज़रा सी इकॉनमी में सूरत हाल बेहतर हुई है और अब वो 1 अरब के बजाय 2-2 अरब रुपया रोल ओवर के लिए हमें मिल रहा है। और पाकिस्तान के और यूएई के मरासिम बहुत पुराने हैं और इसमें मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ ख़ानदान का बहुत अहम रोल है और वो बड़ी कदर करते हैं इन ताल्लुकात की। और उन्हीं ताल्लुकात का और उसी डिप्लोमेसी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान को ये रिलीफ मिला है। एक ऐसी इकॉनमी में रिलीफ मिला है जहाँ पर सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है। तो उस इकॉनमी के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है और हम सबको इस पे खुश होना चाहिए। यूएई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो समंदर पार पाकिस्तानी यूएई में हैं, उन्हें भी उस मुल्क की सोच, अक़दार, तमद्दुन, तहज़ीब का ख़याल करना चाहिए और शुक्रगुज़ार होना चाहिए उस मोहसिन मुल्क का कि जिन्होंने हमारे ऊपर एक तरह से एहसान ही किया है। तो उसका वहाँ पर खुदा के लिए कोई लड़ाई झगड़े वगैरह ना करें, वहाँ के कवानीन नॉर्म्स का ख़याल रखें, क्योंकि यही तरीका है कि हम उनको अपना एहसास तशक्कुर पहुँचा सकते हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती का जो परचम है उसे बुलंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद ख़बरें हैं और इसमें मुझे यूँ लगता है कि ये सिर्फ़ अभी इस फाइनेंशियल ताल्लुक़ की इब्तदा है। मुस्तक़बिल में मज़ीद हमें बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब दूसरी बात खबर ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी मज़े की गुफ्तगू है, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि भाई ये जो है ना, हुकूमत के अपने ख़र्चे कम करने चाहिए। उन्होंने कुछ 8 एक मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया। 1.5 लाख मुलाज़मतें ऐसी हैं जिनको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यानी वो पोस्टें ऐसी होंगी कि किसी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई पोस्ट खाली हुई है उसके ऊपर बंदा नहीं आएगा। और इससे और वो प्राइवेटाइज़ चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ें प्राइवेटाइज़ होंगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। और उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि हमें 900 अरब रुपया किसी तरह गवर्नमेंट के ख़र्चे से बचाना। हमारा गवर्नमेंट का ख़र्चा हमारा सबसे बड़ा अज़ाब बना हुआ है। गवर्नमेंट से मुराद ये ख़र्चा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब पैसे ले जाते हैं या जो भी वज़ीर आज़म हो जाता है। हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, वो बुनियादी तौर पर बहुत गलत है। ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उनके अपने अपने ख़र्चे हैं और दुनिया भर में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। दुनिया भर में अब ब्यूरोक्रेसीज़ नहीं हैं, मिनिस्ट्रीज़ नहीं हैं। डायरेक्टली ऐप के ज़रिए हुकूमत का और अवाम का राब्ता है, वो उस तरह राब्ता करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ पर आप लोगों की भी नज़र होगी, मेरी भी, मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत तकलीफ़देह वाक़यात हुए हैं। इसमें मार्शल लॉ भी लगे, इसमें मुल्क भी आधा हुआ, इसमें जंगें भी हुई, बहुत तूफ़ान भी आए, ज़लज़ले भी आए, सैलाब भी आए। लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे ज़रर रसा तकलीफ़देह फ़ैसला जो पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है वो भुट्टो साहब के दौर में हुआ है, जब कहा गया कि हम इदारों को नेशनलाइज़ करते हैं। उससे पहले पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट मुल्क था। उससे पहले ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जो है
जनूबी कोरिया हमारे मॉडल को कॉपी करता है। उससे पहले हम डॉक्टर महबूबुल्लाह के 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया करते थे, लेकिन उसके बाद से हमने PIA ख़रीद लिया, हमने एजुकेशन अपने ज़िम्मे हुकूमतों ने ले ली, हमने स्टील मिल अपने ज़िम्मे ले ली, हमने 10,000 और चीज़ें जो हुकूमतों के खर्चे आ गए। फिर उनमें हर हुकूमत ने आके बंदे अपने भर्ती करने शुरू कर दिए, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई और वो काम नहीं करते, बैठे बैठे अफसर बन जाते हैं और फिर उनकी पेंशनें होती हैं, उनका मेडिकल होता है, उनका हाउस रेंट होता है, उनका पेट्रोल होता है, 10,000 चीज़ों से वो खर्चे होते हैं। तो ये खर्चे कम होने चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि 1 रुपये में बेच देनी चाहिए हमें स्टील मिल भी और PIA भी, क्योंकि फ़ायदा अरबों का आप नुकसान कर रहे हैं, उस नुकसान से बचना चाहिए। तो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़रूर रसा फ़ैसला वो था। और उसके बाद से जो कुछ इस इकॉनमी के साथ हुआ है, उसके बाद लीकेजेस शुरू हो गई हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा मामला शुरू हो गए। आपको इसका हल क्या था? इसके हल के लिए हम पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमने ट्रांसफ़र होना था। और आपको ये सुनकर हैरत होगी, 70s में जो हमने गलत फैसले किए थे उसको दुरुस्त करने का फ़ैसला कब किया गया? 1990 में। और किसने किया? नवाज शरीफ ने। और उस वक्त उन्होंने इदारे प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की, किसी हद तक हुए भी, लेकिन सारे नहीं करने दिए, क्योंकि कोई भी हुकूमत काम करने लग जाए तो यहाँ पे मसला हो जाता है, काम ना करे तो लोग बिल्कुल खुश रहते हैं। तो काम करने लग गए तो फिर उसके बाद जनाब मसले पैदा हो गए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1992 में वही पॉलिसीज़ जो नवाज शरीफ का विजन था वो 1992 में इंडिया में अप्लाई की, और उन्हें मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। इंडिया ने उसके बाद से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। हम अभी तक इसी बात में फंसे हुए हैं कि PIA को हमने प्राइवेटाइज़ करना है या स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ करना है कि नहीं। और फिर इसमें ना हम धंसते जा रहे हैं, ये एक डिबेट एक दलदल है, इस दलदल में हम धंसते जा रहे हैं। किसी को कड़वा घूंट लेते हुए ये फैसले करने पड़ेंगे ताकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो और फिर वो पैसे आम आदमी की फलाह पर खर्च कर सके। हर हुकूमत ये नारा लगाती है, हुकूमतें ये कर नहीं पाती, लेकिन किसी न किसी हुकूमत को ये करना है। अगर वो कुछ कम लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और फिर बड़े लोगों को उन फलाह, ज़्यादा लोगों को फलाह दे सकेंगे इसकी वजह से। इसी की एक मिसाल है पाकिस्तान टेलीविज़न। पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़माने में वाहिद टेलीविज़न था, वो तहज़ीब, तमद्दुन, सोच और कल्चर का पैगंबर था। क्या ज़बरदस्त राइटर थे, एक्टर्स थे, लिखारी थे, क्या ज़ुबान बोली जाती थी, क्या सलीका सिखाया जाता था। उस टेलीविज़न का क्या हाल है आजकल? मैंने वहाँ पर कुछ अर्सा नौकरी की। वहाँ पर तनख्वाह 28-29 तारीख को आ जाती है, 1 तारीख को नहीं आती, 1-2 दिन पहले ही आ जाती है। और आ जानी चाहिए, हर इदारे को करना चाहिए। अब PTV का ये हाल है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह 10 तारीख को आएगी रेगुलर की, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी 20-22 तारीख को आएगी। ये PTV के लिए बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बदनामी का। प्राइवेट चैनल में तो सुनते रहते हैं ना कि 1 महीने 2 महीने, लेकिन ये सरकारी इदारा है। 6,145 एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें से 4,000 के करीब परमानेंट है, और जो रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन नहीं दी जा रही। यानी एक आदमी ने सारी उम्र नौकरी की कि मुझे पेंशन मिलेगी, उसकी पेंशन नहीं दी जा रही। मंथली पेंशन मिल रही है, लेकिन जो ग्रेजुइटी मिलनी थी उसे, जो उसे जमा टोटल रकम मिलनी थी जिसकी खातिर उसने नौकरी की, जिससे उसने अपना घर बनाना था या बच्ची की शादी करनी थी या कोई और काम करना था, वो पैसे नहीं मिल रहे। ये PTV का हाल है। और PTV सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत था किसी ज़माने में हुकूमत का। बहुत सारी वजूहात हैं, 3-4 चैनल, 9-10 चैनल हैं उसके, कमाते सिर्फ 2 हैं, PTV होम और PTV स्पोर्ट्स। ना न्यूज़ ने कभी कमा के दिया, ना नेशनल ने, ना बोलान ने, ना किसी और, ना पार्लियामेंट ने। तो हुकूमत उसके ऊपर खर्चे डाले जा रही है, और हर चैनल का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो बढ़ता जाता है। लेकिन वो जो है मसला ये है कि चीज़ें
पीटीवी में बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं और लोग तहज़ीब क्या सीखनी है अब अपनी तनख्वाहें छीनते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।